कश्मीर लाइव के आज के इस खुसूसी शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आपको मालूम होगा और सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से भी आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अब यहाँ कश्मीर में भी मुमकिन है, जो शायद 2 साल तक ऐसा मुमकिन नहीं था। इस हवाले से तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं सईद शहनवाज बुखारी, RTO ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बुनियादी सवाल, अगर कोर्ट की जजमेंट 2 साल कबल आई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी RTO पे था, 2 साल क्यों लगा हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में? बेसिकली ये केस इवॉल्व हो गया। अच्छा। ये 2 साल में इट ग्रेजुएटेड थ्रू सो मेनी फेजेस, इंटरम डायरेक्शंस आई, फिर कंप्लाइंस मांगी गई, वहाँ आपके कोर्ट में डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शंस फाइल करनी होती है। तो ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो 2 साल इसमें बदकिस्मती से चले गए हैं। तो हमने सोचा कि अब जितना वक्त गया वो काफ़ी है, हमें ज़्यादा वक्त और वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से इशू को लेके एक बिल्कुल स्मॉल क्लास ऑफ पीपल जिन्होंने ये कोर्ट में केस लिया था, उनको लेके एक लार्जर सेगमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन का, वो इसमें फंस गए थे। और उसमें से बहुत सारे लोग बिल्कुल अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करके अपनी गाड़ियाँ ला के, उनके घर में गाड़ियाँ बैठी थी, चला नहीं पाते थे, तो उनको रिलीफ देने के लिए हमने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। हालांकि आपको ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ इस एक मखसूस डिपार्टमेंट में। इससे कबल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस तो ये तो सबको मालूम था, क्योंकि गाड़ियों के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब से आपने इस तरह का चार्ज संभाला है, तब से आए दिन इस हवाले से नए नए ऑर्डर सामने आते हैं, सुर्खियों में हम अक्सर RTO को सुनते ही हैं। आपसे ये सवाल रहेगा इन्हीं जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से ही, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये सवाल है, जो इससे कबल टैक्स हम देखते थे, कुछ परसेंट टैक्स इसमें से हम देखते थे रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो करता था, अभी क्या मामला रहेगा, कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, ये जो रोड यूजेज टैक्स है बेसिकली, ये सिर्फ J&K में नहीं लागू हुआ, ये कंट्री के हर एक स्टेट, हर एक यूटी में उनकी अपनी परसेंटेज के हिसाब से कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। छोटी स्टेट्स में ज़्यादा है, बड़ी स्टेट्स में कम है जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, और अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके कितने हैं स्टेट के, उसके बेसिस के। तो बट मोर और लेस इट इज़ प्रिवेलेंट इन एवरीवेयर इन द कंट्री। सो JK में भी उन 2019 अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इट वाज परहैप्स 1 अगस्त ओनली, मैं एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सर्कुलर लगाया जिसमें इन्होंने ये 9% टैक्स लगा दिया है गाड़ियों पे। पहले एक सर्कुलर आया जिसमें आपकी नई गाड़ियाँ यहाँ रजिस्टर हो रही हैं, उन पे टैक्स लगाया गया। फिर ये सवाल आ गया कि इसमें सेकंड हैंड कार मार्केट भी है, उसका एक काइंड ऑफ एडेंडम आ गया, एक और SO निकाला गया, SO 183, जिसमें ये जो पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली से आती हैं उन पे भी 9% टैक्स लगाया गया। तो ये एक बुनियादी फैक्ट है। उसमें क्या हुआ, एक बारी उसके बाद ऐसा हुआ कि एक सर्कुलर निकला RTO की तरफ से कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ उनकी रजिस्ट्रेशन करवा दें। तो वो सर्कुलर बेसिकली चैलेंज हुआ। उस सर्कुलर जब आ गया तो पुलिस ने, बाकी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने, जितनी भी ये बाहर की गाड़ियाँ थी जो रजिस्टर्ड यहाँ नहीं थी, उनका कहीं सीज़र हुआ है 1-2 दिन, और बहुत सारी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ सीज़ हुई हैं। तो एक इशू जनरेट हुआ जी। उसमें क्या हुआ कि 2 बंदे, एक ज़हूर अहमद भट्ट करके एक पिटिशनर जो इस कोर्ट केस में था, एक और कोई इरशाद अहमद करके था, उनकी अपनी 2 गाड़ियां थी, उनका भी सीज़र हो गया। वो कोर्ट में चले गए कि अगर कानून में लिखा है ये कि 12 महीने तक आपकी लिबर्टी है, आप रजिस्टर नहीं करोगे, एक सेक्शन 47 है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जिसमें एक बंदा 12 महीने तक अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन मार्क के बगैर चला सकती है। जैसे हम जाते हैं विंटर में दिल्ली जाते हैं, 2-3 महीने वहाँ गाड़ी चलाते हैं, आपको तो नहीं पूछता है कोई। तो कानून ने ये प्रोविज़न रखा है, बिकॉज दिस इज वेरी डायनामिक प्रोसेस, लोग इधर उधर चलते रहते हैं, तो यू कैन नॉट बी आस्किंग फॉर नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करो। तो वो सर्कुलर लेके ज़हूर भट्ट साहब गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी कि ये जो सर्कुलर है उसको स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 47 की कंप्लाइंस करें, प्रिजम्पशन बेसिस पे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं या टैक्स नहीं ले लें, प्रिजम्पशन बेसिस पे कि इसने 12 महीने इधर लगा दिए।
बेसिकली एक्ट में एक रूल 54 मोटर व्हीकल जो टैक्सेशन रूल्स जो हमारे स्टेट के हैं, इसमें रूल 54 में एक बाज़ाब्ता प्रोसीजर है, और मोटर व्हीकल एक्ट में भी एक बाज़ाब्ता प्रोसीजर ले डाउन है कि जब बाहर का बंदा कोई गाड़ी यहाँ बेचता है श्रीनगर वाले बंदे को, तो बाहर के बंदे को 45 डेज़ के अंदर अंदर इंटीमेट करना है यहाँ की रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, और यहाँ के बंदे को 30 दिन के अंदर अंदर फर्दर फिर आना है इंटीमेट करने के मैंने जी बाहर की गाड़ी खरीदी। क्योंकि वो वाला जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं है ग्राउंड पे, बाहर कोई गाड़ी लाता है वो हमें इंटीमेट नहीं करता है मैंने गाड़ी लाई, तो ब्रीच वहाँ से शुरू होता है। तो कोर्ट ने ये सवाल किया डिपार्टमेंट को, चलें जायज़ है आपने सर्कुलर लगा दिया रजिस्ट्रेशन का, लेकिन आपने कहाँ डिटरमाइन किया 12 महीने इसके हो गए यहाँ, जो ज़हूर भट्ट केस में ज़हूर साहब ने कोर्ट के सामने रखा। तो कोर्ट ने बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत जजमेंट दे दी। उसने कहा कि 47 के साथ कंप्लाई कीजिए, रूल 54 इम्प्लीमेंट कीजिए, बेशक आप लिबर्टी पे हैं, आप सिक्योरिटाइज करें, जिन्होंने 12 महीने का टाइम निकाला है उनकी रजिस्ट्रेशन कर दें। उन्होंने वो सर्कुलर स्क्रैप किया। तो दो तरह के केसेस हैं जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं। एक गाड़ी वो होगी जो बाहर का कोई बंदा बेचता है, यहाँ का बंदा खरीदता है, ठीक है, वो रूल 50 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है, वी कॉल दैट एज ट्रांसफ़र ऑफ टाइप ओनरशिप। दूसरी गाड़ी ये होगी कि कोई बंदा श्रीनगर का रहने वाला दिल्ली में गाड़ी रखता है, दिल्ली से गाड़ी लेता है, उधर टैक्स भरता है, फिर बाद में वो किसी कोविड के आसपास से बहुत सारे लोगों ने अपना जो है बेस जो है वो शिफ्ट किया, वो श्रीनगर आए, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया। तो ये दूसरा नवीयत का केस है। यहाँ सेल परचेज नहीं हो रही है, ये बंदा दिल्ली में अपनी गाड़ी रखता था, अब ये श्रीनगर आ गए, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहता है और अपना नंबर चढ़ाना चाहता है। ये दो लोग जो पेटिशनर हैं ये बिल्कुल इस नवीयत के केसेस थे। इनके पास अपनी गाड़ियाँ दिल्ली में थी, श्रीनगर में आ गए, बसने लगे, गाड़ी सीज हो गई, 12 महीने से पहले वो कोर्ट में चले गए, जी हमारे पास 12 महीने तो आप क्यों खिसक रहे हो, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, जबकि कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा अपनी कोर्ट डायरेक्शन में कि हम उन केसेस के साथ डील नहीं कर रहे हैं इस जजमेंट के थ्रू जो सेक्शन 50 के तहत आते हैं, और ना ही सेक्शन 50 पे चैलेंज थी कहीं। अच्छा। उन्होंने सेक्शन 50 को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने 47 को चैलेंज किया। कोर्ट ने बिल्कुल तौर पे उस टाइम पे वो जो आपकी जो डायरेक्शन है कोर्ट की वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, समहाउ नहीं हुई है इम्प्लीमेंट, टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ज़हूर साहब कंटेम्प्ट में चले गए, तो कंटेम्प्ट पिटीशन हो गया। अब इन द मीन टाइम मैं जब आया मैं भी स्टडी कर रहा था ये पूरा केस, बिकॉज एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत थी, एक्ट पढ़ना था मुझे भी, फिर जजमेंट्स पढ़नी थी, और बहुत कॉम्प्रहेंसिव जजमेंट है, तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग इस केस पे आ गई। तो मैंने सोचा कोर्ट की डायरेक्शन तो बिल्कुल हक व जानिब है, वी शुड इम्प्लीमेंट इट। तो हमने ज़हूर भट्ट साहब के केस में उसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की, कोर्ट की बिल्कुल जो डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन के तहत हमने कर दी, और उन कोर्ट की डायरेक्शन ये भी है कि रूल 54 को कंप्लाई करें, हम उसको भी कंप्लाई करेंगे। आज के बाद जितनी भी गाड़ियां बाहर से आएंगी विल बी आस्किंग देम टू रिपोर्ट टू अस कि आपने गाड़ी दिल्ली से यहाँ लाई, ठीक है, बाद भले ही वो 12 महीने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन मार्क चलाए, बट विल बी सीकिंग द डिटेल्स एंड कीपिंग एन इन्वेंट्री ऑफ सच vehicles because it is invariably required, maybe sometimes for the security purposes, और चोरी की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, तो it is very imperative that we must implement. So we will be implementing Rule 54 of the Act. We will be implementing Section 47 as court says. Section 47 के तहत जो 12 महीने तक किसी को लिबर्टी है रख ले, नहीं 12 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आता है, हमने रजिस्ट्रेशन उनकी करनी है। लेकिन कभी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सेक्शन 50 वाली गाड़ियाँ जो हैं उनको भी इसमें फंसाओ। वो बेगुनाह इसमें फंस गए। 99.9% ऑफ द केसेस जो मेरे पास आए हैं वो सेक्शन 50 नवीयत के हैं। एक ज़हूर भट्ट साहब का केस और इरशाद साहब के केस के अलावा मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया जहां ओनर कंटिन्यूज टू बी द सेम, जो दिल्ली में भी था ओनर और यहाँ भी ओनर था। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला बन गया था। उस मामले में क्या हो सकता है? किस वाले मामले में? सेक्शन 50 वाले में। सेक्शन 50 तब भी उनको ना तब टैक्स देने से कोई दिक्कत थी, ना उनको आज टैक्स देने में दिक्कत है। इनफैक्ट वो तो बेचारे आते हैं मेरे सामने हर रोज़, अगर मेरे फुटफॉल लोगों का ऑफिस में 100 लोगों का है, 60 लोग मेरे पास वैसे होते हैं, और बहुत गरीब बच्चे हैं, गरीब कमर्शियल पर्पज़ के लिए गाड़ियाँ लाई हुई हैं। 2 साल से उनकी गाड़ियाँ उनकी आंगनों में सड़ रही हैं। तो
कभी वैसा भी हो गया, कुछ लोग मेरे पैरों पे पड़ गए, कुछ लोगों ने रोया, बहुत एक पैथेटिक सिचुएशन सी डेवलप हो गई थी। उनको रिलीफ देना बहुत ज़रूरी था। तो हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम बेसिक कोर्ट की जो बेसिक जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने इम्प्लीमेंट की, ज़हूर साहब खुद चले गए कोर्ट में, उन्होंने कंटेम्प्ट पिटिशन विड्रॉ किया, जबकि मीनवाइल हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि हालांकि हमने ये कंसीड नहीं किया है कि अभी तक कि हम ज़हूर साहब जैसे वाले केसों में टैक्स ना लें। सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें एक केस दायर हुआ है, बट वो बहुत मिनिस्क्यूल केसेस हैं। मैंने बताया सिर्फ ज़हूर साहब और वो जो इरशाद साहब हैं, सिर्फ उन दोनों के केस मेरी नज़र में हैं इन 4 महीनों में आगे जो इस नवियत के हैं, या कोई एक आध केस और भी हो सकता है, लेकिन लार्जली जो केसेस हैं वो वैसे हैं जहां गाड़ी का खरीदो फरोख्त हो गया, जो सेक्शन 50 के तहत कवर होते हैं। ओके, चूँकि बड़ी राहत की सांस ली लोगों ने जब इस ताल्लुक से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसमें तेज़ी अब आने लगी है रफ्ता रफ्ता। कई सारी स्टोरीज़ हमारे पास भी आई हैं जहां लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे पास गाड़ियां हैं, हम बाहर से लेकर आए लेकिन हमें चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़रा इनसे आप पूछें कि रजिस्ट्रेशन मामले का क्या हुआ? बिल्कुल वही बिल्कुल कमर्शियल वाले गाड़ी वाले आपके पास भी आते होते, क्योंकि वो बहुत मजबूर थे। वो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, नंबर तो अब आएगा मेरे पास, बट मुझे लगता है कुछ नहीं तो श्रीनगर सिटी में ही 300-400 गाड़ियाँ ऐसी हैं। हमारे यहाँ श्रीनगर में ही 300-400 गाड़ियाँ कमर्शियल पर्पस के लिए जो गाड़ियाँ लाई गई। ओके, व्हाट अबाउट दोस प्राइवेट वगैरह? प्राइवेट का तो बहुत नंबर हो सकता है, क्योंकि मैं आई कैन जस्ट जज बाय द फ्रीक्वेंसी विद विच आई कम अक्रॉस दीज नंबर प्लेट। तो इंसान का एविडेंट होता है, जब आप बाहर जाओ आपको हर तीसरी चौथी गाड़ी जो है वो बाहर के नंबर की मिलेगी। कुछ अहम बात कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से उन लोगों के लिए वो रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने बाहर से गाड़ियाँ लाई हैं। अब कोई उनकी रोक टोक इस मामले में नहीं है। हम इसी के साथ मुंसलिक एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वही कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है किस तरह से अंजाम दिया जाता है, क्या मामला रहता है? आज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सब हमारी जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फीस भरते हैं, ऑनलाइन अप्रूवल हो जाता है। कोई इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है हमारा फिजिकल फेस की। नो, नॉट नेसेसरली इन एवरी केस, अनलेस सम केस हैज़ सम काइंड ऑफ इशू वेयर वी वुड परहैप्स रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन, बिकॉज ये कार वाले मामले में इधर चोरी के मामलात होते हैं, फोर्जरी के मामलात होते हैं, तो कहीं कहीं हमें थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ा है। क्राइम डिपार्टमेंट में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो मुलाजिम जितने भी मेरे मातहत हैं उनको अपनी स्किन का ख्याल रहता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊँ, तो ही समटाइम्स प्लेज वेरी कॉशियस, तो उस मामले में कभी कभी बुलाना पड़ता है। बट जनरली लार्जली इट्स अ वेरी फेसली दिस फिजिकल, हमारा कोई इंटरफेस नहीं रहता, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस। कुछ दिन कबल हम आरटीओ आए थे जी, हमने वहाँ देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुए थे। बेशक यही लोग होते जो आपके रजिस्ट्रेशन वाले अब आज़ाद हो रहे हैं। ये ख्याल था कि अगर सब कुछ अब ऑनलाइन मोड के ज़रिए से ही शिफ्ट हो रहा है तो ये मसला क्या है, क्यों है? मैं बताऊँगा। ऑनलाइन तो हमारा almost every service, barring a couple of services, because जहाँ उसमें कुछ intricacies हैं वो ऑनलाइन नहीं कर भी नहीं सकते हैं, उनका 100% जो है, तो बाकी सब सर्विस ऑनलाइन है। अब देखिए क्या होता है, दिस इज़ प्रिसाइजली द प्रॉब्लम इसकी जो रूट काजेज है ना, हमारे रूट्स जब गलत होते हैं तो इट टेक्स ए कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन। इस जो रजिस्ट्रेशन वाला केस है, अगर इफ वी वुड हैव बीन complying with the rule 54 of the motor vehicle rules, ये प्रॉब्लम कभी ऑरिजिनेट ही नहीं हुई होती। What is rule 54? Rule 54 इज़ कि जब बंदा बाहर से गाड़ी लाता है, he will intimate to you मैंने बाहर से गाड़ी लाई। ठीक। जब किसी हमने इंटीमेशन ना मांगी ना उसने दी, अब किसको मैं बताऊं बाहर आपकी दिल्ली गाड़ी, आपको 12 महीने हो गए यहाँ, बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड टू एस्टैब्लिश इट। सो आई एम ट्राइंग टू सेट द बेसिक्स राइट। ठीक है, मैं जब आप बेसिक्स सही करेंगे तो ठीक होगा। अब देखेंगे आप मेरे ऑफिस में फुटफॉल कैसा है। ठीक, देखिए क्या होता है, आपने गाड़ी बेची, मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, भले ही थ्रू किसी डीलर के थ्रू मैंने बेची। ऑनलाइन का प्रोसेस ये है कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ, मेरे फ़ोन नंबर पे OTP, आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर पे OTP आता है, दैट मीन्स इज ऑथेंटिकेटेड दैट आई एग्री टू सेल। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे, आपके आधार बेस्ड नंबर पे OTP आएगा, इट ऑथेंटिकेट्स, थेरी में इट ऑथेंटिकेट्स कि ये गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं। सो दैट इज़ द कंसेंट ऑफ माई कंसेंट, आपकी कंसेंट। लेकिन हकीकत ये है
कि इस बंदे ने कभी अपना फ़ोन इस आधार के साथ लिंक ही नहीं, वो किसी तीसरे बंदे का है। आपने भी अपना फ़ोन नंबर चेंज करके आधार के साथ उसको अपडेट नहीं किया, वो किसी और के साथ है। देखिए थ्योरी में एक बिल्कुल अच्छा सा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अब लेकिन प्रैक्टिस में क्या हुआ, आपने ये नंबर भेज दिया किसी को, वो SMS उसको जाता है। ऐसे केसेस जब हमारे सामने आए, मेरे क्लर्क के सामने आए, तो वो क्लर्क अपनी नौकरी तो दाव पे नहीं लगाता है, वो मजबूर होता है, इसको बोलता है नहीं जी आप मेरे पास आ जाओ, बिकॉज इनवेरिएबली वी सी आधार ही अपडेट नहीं होता है फ़ोन के साथ। नाउ जब उसने एक केस ऐसा देखा कि OTP गलत नंबर पे गया, बंदे को तो खबर ही नहीं है मेरी गाड़ी बिक रही है, तो वो दूसरे केस में ज़्यादा मोहतात रहता है, उसको बोलता है नहीं जी मेरे पास आ जाओ, मुझे दस्तखत करके दे दो। तो बुनियादी चीज़ें सही करनी। अब हमने पीछे एक मीटिंग में डिसाइड किया कि आधार बेस्ड फ़ोन नंबर हम रजिस्ट्रेशन जब गाड़ी की होती है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, वहीं पे मैंडेटरी बना देंगे। अभी जब रजिस्ट्रेशन आपकी कार की कर लेते हो तो वहाँ आधार बेस्ड नंबर नहीं मांग, फ़ोन नंबर मांगते हैं लेकिन आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो अब हम जब वहाँ से शुरुआत इसकी सही करेंगे तो मे बी ये सही इमारत बन जाएगी, आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को आने। कई सारे मामलात इसी से मुंसलिक रहते हैं। अक्सर जो ड्राइवर हजरात हैं वो भी हमारी नोटिस में लाते हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि कमर्शियल गाड़ियाँ उमूमन वही चलाते हैं जिनके जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं। उनका ये कहना होता है कि जब हम RTO जाते हैं वहाँ हमें एक डेस्क से दूसरे डेस्क जाना पड़ता है। काइंड ऑफ उनका ये कहना था कि हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं वहाँ। सही उनका ये भी कहना था, सीधे मुंह हमसे कोई बात नहीं करता। आपको नहीं लगता आपके इस ऑफिस में एक हेल्प डेस्क होना लाजमी है ताकि उसको समझाया जाए पहले? देखिए आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैं आपको बता दूं, पहले जो हमारा RTO का ऑफिस है उसमें जगह बहुत कम है, जितना लोगों का रश है। ठीक है, एक विंडो पे अगर 10 लोगों की लाइन लगी है, ठीक है, दूसरे पे 20 लोगों की, तीसरे पे आपस में इधर रोमिंग स्पेस भी नहीं लगती है, जितना क्राउड होता है उससे 10 गुना वो दिखता है फिर। तो हमारा ऑफिस बन रहा है बेमना में, आई होप 1-1.5 महीने में हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो बहुत हद तक बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें उसके साथ सॉल्व होंगी। लोगों को तकलीफ़ होती है, ठीक है, वहाँ क्योंकि लाइन लगाने के लिए भी जगह नहीं है फिर, तो इट इज़ अ वेरी ओवर क्राउडेड प्लेस। दूसरा, वी रन दिस डिपार्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम नीचे लेवल पे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, कुछ पोस्ट्स रिक्रूटमेंट में फंसे हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था इधर SSB में अभी अगले महीने वो कुछ 20-33 लोग हमें भेजने वाले हैं। एक दिन खुशखबरी दी, दूसरे दिन ये सुनाया कि उसमें कोर्ट का सिटे आ गया। अच्छा। तो बहुत सारे मामलात हैं, पेचीदा मामलात हैं। आई एम एसेंशियली रनिंग एट 1/3 ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ इन दिस कश्मीर डिवीजन। सेम इज़ द केस विद जम्मू में भी कुछ बेहतर नहीं है। तो और जो लोगों का फुटफॉल हमारे ऑफिस के साथ, आप देख लीजिए इकरा जी, हमारे पास 9 लाख गाड़ियाँ हैं डिवीज़न में। हमारे पास जो भी बंदा 18 साल का होता है उसकी पहली दौड़ लगती है RTO ऑफिस में, मुझे लाइसेंस लेनी है। तो लाइसेंस इज़ अ वेरी प्राइज्ड पोजीशन बिकॉज इस डॉक्यूमेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स रेलेवेंस व्हेन यू अप्लाई फॉर पासपोर्ट एटसेट्रा, बाकी सारी चीज़ में लाइसेंस बहुत एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। प्लस अब नई जनरेशन में क्रेज़ भी है, हम माशाल्लाह एज अ सोसाइटी हम ठीक हैं, वी आर गुड, वी हैव द हाईएस्ट परहैप्स आफ्टर गोवा। हमारे पास हाउस होल्ड कार होल्डिंग कैपेसिटी जो हमारे पास है गोवा के बाद नंबर 2 पे है। 24% ऑफ द पीपल हैव अ कार एट दिस प्लेस। तो ड्राइविंग का शौक भी है नई जनरेशन में बच्चों को। तो इस सब का अब जो भी 18 हो गया, वोट वो नहीं डालेगा लेकिन लाइसेंस ले लेगा। ठीक है, तो वो रश भी है। एंड वुड यू बिलीव वी आर एट स्ट्रेंथ ऑफ 99 पीपल अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन। ये सब लोग, सब गाड़ियाँ, इनका जितना भी सर्विसेज अवेल का है, ये 99 पीपल दे आर हैंडलिंग इट। अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं ये रूल आउट नहीं करता हूँ, कभी उसको मेरे मुलाजिम ने गुस्से से बात नहीं की होगी या उसको बिल्कुल खुशी से रिसीव किया होगा। देर ओवर प्रेस्ड, 6 बजे 7 बजे रूटीन है दिमाग दफ्तर से निकलना। तो हो सकता है इंशाल्लाह आहिस्ता वी आर सैंक्शनड मामलात हैं, आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। और ये जो ऑनलाइन प्रोसेसेस जो पॉपुलराइज अभी हो जाएंगी, वैसे नया जो ड्राइवर्स का जो नया क्लास है वो बहुत पढ़े लिखे हैं,
तो उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। और हम इंशाल्लाह CIC सेंटर्स को शायद ये भी एक प्लान है कि CIC सेंटर्स को ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दें। उनको उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि किस सर्विस को कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो थोड़ा उस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन करने से हमारे मुलाजमों पे भी प्रेशर कम पड़ेगा और मुझे लगता है ऐसी शिकायतें फिर आ जाएंगी, कम हो जाएंगी कम से कम। शायद ही हमने कभी सुना होगा इससे कबल, आपके टेन्योर से कबल, कि RTO एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, वो किसी एक काम में, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस पाए गए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। जो बात आपने ख़ुद भी तस्लीम की वो ये कि हमारे यहाँ RTO ऑफिस में से कबल कि हमारे यहाँ RTO ऑफिस में ऐसे भी कुछ लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो इन बिटवीन काम करते हैं, पैसे लेते हैं ऐसे लोगों से जिनको कोई काम कराना होता है अंदर, और सबको फिर कर्ब करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी इस तरह की शिकायतें हमें मौसूल होती है कि वहाँ RTO में आज भी ठेकेदार ऐसे मौजूद हैं जो ऊपर तक हमें पहुँचने नहीं देते, बीच में ही हमें टोक देते हैं इस मामले में। There are black sheep in every organization, so my organization may not be an exception to that. ये जो आप ठेकेदार की बात करें, इनको हमारी कॉमन पार्लेंस में वहाँ उनको एजेंट बोलते हैं, ठीक है। दे एजेंट टू मी इज़ अ वेरी पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब ड्राइवर साहिबान है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सोमो स्टैंड के ड्राइवर साहिबान है, ठीक है। हम एक दूर दराज इलाके के ड्राइवर साहिबान की बात करें, वो पढ़े लिखे नहीं है, सर्विसेज सब ऑनलाइन है, जो भी इसको करना है मेरे ऑफिस में वो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन सर्विसेज आपने भी अवेल की होती, मैंने भी अवेल की होंगी। इट्स नॉट ऑल दैट ईजी। हम जैसे पढ़े लिखे लिटरेट कंप्यूटर नोइंग पीपल जो है, हमको भी कभी कभी दिक्कत होती है कि किस तरह से फॉर्म भरें, किस तरह से अपलोड करें, फोटोग्राफ करना है, इतने GB का करना चाहिए। ये बंदा उतना ट्रेन नहीं होता, तो ही रिजॉर्ट्स टू सम हेल्प। हेल्प के तौर पे या तो ये खिदमत सेंटर पे चला जाता है, या तो किसी, बहुत सारी यूनियंस ने यहाँ अपना बंदा एक रखा हुआ है जो ये काम उनके पूरे सोमो स्टैंड के ब्याह पे एक बंदा आता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये गलत प्रैक्टिस है। अब इतने खिदमत सेंटर वाले हैं, इनमें से कोई ब्लैक शीप है, बीच में इसने अपना कमीशन कमा लिया, सर्विस का फ़ीस 200 रुपये था, चलो इसको 50 रुपये सर्विस चार्जेस भी दे देंगे तो 250 रुपये लेना चाहिए, इससे वो 1000 रुपये लेता है जी, ठीक है। तो वो 1000 रुपये भी RTO के नाम चढ़ता है, नॉट नेसेसरली RTO के मुलाजिम ने लिया, क्योंकि काम ही वैसा है, काम नेचर ऑफ काम। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, वी शुड अंडरस्टैंड थिंग्स हॉलिस्टिकली। इसी तरह से स्टैंड से जो बंदा मेरे पास आ गया, इसने इसके 100 स्टैंड में चलते हैं, उनका फिटनेस कराना है, कागज़ फाइल करने हैं, ऑनलाइन रजिस्टर, इसने कभी इनसे 10 रुपये ज़्यादा ले लिया, 20 रुपये ज़्यादा ले लिया, वो भी RTO के सर पे चढ़ता है, ठीक है। तो ये है इसकी अपनी पॉजिटिव, क्योंकि एक हेल्प बनता है, उनका ज़रिया बनता है, उनको तो रोज़ दौड़ धूप करनी नहीं पड़ती है ड्राइवर साहिबान को RTO ऑफिस में कहीं या RTO ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट्स में, वो बंदा उनका मददगार साबित होता है। लेकिन कभी कभी ये बंदा होता है, इनमें कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं ऑफिस आई थी आपके, वहाँ मैंने देखा एक अलग ही मंजर सामने देखा कि एक कपल था जिनका ऑटो सीज हुआ था किसी वजह से, लाइसेंस ना होने की वजह से, और फिर जब आप बार बार उनसे ये कह रहे थे कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, तो वो इस बात को टाल रहे थे। अभी भी आज भी लोग लाइसेंस निकालने से क्यों डरते हैं? इलीगली तो चला लेंगे कहीं से भी, गाड़ियाँ हो, स्कूटी हो, बाइक हो, लेकिन फिर भी लाइसेंस निकालने से क्यों डर रहे हैं लोग? देखिए मैं आपको इस बंदे की मिसाल देता हूँ। देखिए ऑटो सीज हो गया, वो ऑटो वाले के पास ना तो लाइसेंस है, ना ऑटो की लाइफ है, ना परमिट है, ना फिटनेस है, आउटडेटेड ऑटो है, कंडम जिसको हम बोलते हैं, कंडम ऑटो चला रहा है, पकड़ा गया, नहीं लाइसेंस है, रोड पे पकड़ा गया, आया ऑफिस आया, अपनी बच्ची को लेके आया था, शायद छोटी बच्ची थी उसके साथ, बच्ची ने थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। मैंने उसको बताया कि ठीक है चलो ऑटो तो चला गया, आप किसी दूसरे ऑटो को भी हायर कर सकते हैं, आप लाइसेंस ले लो, आप अप्लाई करो, लाइसेंस ले लो, हाँ। ठीक है। इनफैक्ट मैंने उसकी बच्ची ने आर्ग्यू किया कि जनाब गरीबी है, वो है, ये है। मैंने कहा मैं इसको LMV लाइसेंस देता हूँ, ये अप्लाई करे, ट्राई करे, कोशिश करेंगे प्राइवेट में किसी के साथ इसको जॉब भी दिलवा देंगे। आपने खुद देखा ही वॉज नॉट रेडी, ही वॉज एडमंड, नहीं जी मुझे ऑटो ही चलाना है, ऑटो तो उसके पास है नहीं। अब उसका मकसद यही था कि मुझे छोड़ दो, ना मुझे लाइसेंस लेनी है, ना यही ऑटो जाना है, यही चलाना है, आप देख लिए, आप मुझे बताइए एज ए सिटीज़न क्या
मैं ये अलाउ कर सकता हूँ कि किसी भी बंदे को बाहर जाके ऑटो चलाने दे दूँ, उसके पास लाइसेंस उससे अगर एक्सीडेंट होता है दैट वुड अमाउंट टू मर्डर। उसके उस नवियत में उसके वालिद साहब का क्या होगा। तो कभी कभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जब चेयर के इस साइड बैठते हैं, थोड़ा इंसान को दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी सोचने पड़ते हैं जो इंसान उस साइड से देखता है। जी, तभी मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि लाइसेंस निकालने से आज भी लोग क्यों कतराते हैं? क्या इतना सख्त प्रोसेस है ये हमारा? नहीं, देखिए हमारा हमने एक जिसको हम एच ट्रैक पे टेस्ट लेते हैं, वो मैंने पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है, उसकी डायमेंशन पब्लिक डोमेन में डाल दें। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ जो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द ड्राइविंग जानता है, फिर 5-6 बार उस ट्रैक पे ट्राई लेगा, तो वो कभी फेल नहीं होगा। बिकॉज उसमें सबसे अहम जो है वो है रिवर्स वाला गियर। आगे वाले में तो फेल नहीं होते हैं लोग, लेकिन रिवर्स में फेल हो जाते हैं। तो उस पर अगर लोग प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर द इम्प्रूव पास परसेंटेज अभी जो 50% के आसपास है, इट विल एटलीस्ट गेट टू 70%। बट उसके बावजूद लोग प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं, वो पहली बार वहाँ देखते हैं। तो उतना टफ नहीं है, और कुछ टफ बनाया गया है, परसेप्शन में टफ बनाया गया है। कुछ यही एजेंट का काम पीछे हुआ है, उन लोगों की वजह से भी वो भी अपना 10 पैसा कमाना चाहते थे इसमें। बट अब दैट इज़ अ पास्ट, आई थिंक। इंशाल्लाह फ्यूचर बेहतर होगा। हमें ये बताइएगा, लाइसेंस के लिए अगर कोई अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों के बाद उसको कॉल आ जाता है कि आप जी आइए, आपका टेस्ट होने वाला है? See, again, that it comes to the human resources available in us. We have one board in Srinagar. ठीक है, एक बोर्ड हम 3 दिन करा लेते थे, तो अब मैं इनवेरिएबली हफ्ते में 4-5 दिन करवा देता हूँ। जितना लर्नर लाइसेंस तो हम अब बहुत आसान हो गया। आप ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको ऑनलाइन MCQ टाइप 3-4 क्वेश्चन ट्रैफिक सिग्नल एटसेट्रा पे मिल गए, तो आपको लर्नर लाइसेंस 2-3 दिन में पहुंच जाती है। तो ऑब्वियसली सबको ही ले लेते हैं। फिर आपका जो एक्चुअल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, उसके लिए आपको स्लॉट लेना होता है। जितना आपका आउटपुट है एक बोर्ड से हफ्ते में, अभी आज ट्रायल थी हमारी, मुझे इंस्पेक्टर कर रहा था फ़ोन अराउंड 3:30-4 बजे के आसपास कि सर जी बारिश होगी, नहीं हो पाता है। उसके बाद बारिश होना हैज़ बीन ए वेरी न्यू थिंग, इस फ्रीक्वेंट। हर हफ्ते में 1-2 दिन के पोस्टपोन करने पड़ते हैं, फिर रीशेड्यूल करते हैं। इनफैक्ट जो आज की ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट था वो रीशेड्यूल था पिछले डेट का, उनका भी अब बारिश की वजह से फिर से हो गया। तो इरिटेट हो ही जाता है इंसान। अब नेचुरल फैक्टर्स हैं, वी आर हेल्पलेस। इतना इनपुट है आपको, जितनी रेट ऑफ एप्लीकेशन है आपको, इंस्टीट्यूशन है, उतना आपका आउटपुट नहीं है, तो बैकलॉग बहुत चल रहा है। आई हैव रिक्वेस्टेड कि एक और बोर्ड श्रीनगर के लिए बनाया जाए। उसमें भी वही दिक्कत आती है, फिर स्टाफ की थोड़ा कमी है जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज में फंस गया है। तो इंशाल्लाह आइंदा का वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हमने पहले स्लॉट बढ़ा दिए। जहाँ 60-80 का दिन का होता था टेस्ट, आज की डेट में वो 150 से कम किसी दिन होता है। हमने नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिया। बट वी आर एट अ सैचुरेटेड पॉइंट जहाँ हम जितना हम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वी आर रनिंग इन अ बैकलॉग। स्लॉट नहीं मिलता है, 3 महीने तक नहीं मिलता है। मैंने वही बताया, लोगों का रश है, हर कोई लाइसेंस लेना चाहता है। आउटपुट उतना ही है, हम दिन में बेस्ट भी करें 150 लोगों का टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो गैप है उसकी वजह से वो भी एक डरा देता है कि अब जब डेट ही नहीं मिलता है, पता नहीं कौन सा टेस्ट होगा, क्या है। सो आई होप इंशाल्लाह आइंदा जाके ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ आसान होती जाएंगी। जी, जिस तरह से इससे कबल हम ऑटो वाले मामले में बात कर रहे थे, ऑटो मामले के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमने देखा सोशल मीडिया के ज़रिए से भी कुछ ऑटो सीज़ किए गए, जैसा कि आपने खुद कहा कि जो उनकी लाइफ थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुके थे, एंड देन उनको सीज़ करना तो ज़रूरी बनता था। अब आप हमें ये बात बताएं, क्योंकि ई ऑटोज़ का इंक्लूजन हम देख रहे हैं, इनके लिए जैसे खबर आई थी, इनके लिए स्टैंड भी बाकायदा रूट वगैरह भी दिया गया है, बताया गया कि कहाँ से चलें, क्या करें। ऐसे में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें इस रूट पर या इस सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं देते हैं, जैसे गाड़ियाँ हुई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारा, या इसी तरह के जो ऑटोज़ हैं, मेन ऑटोज़ हैं, वो उनको चलने की इजाज़त नहीं देते। नहीं जी आप यहाँ से मत चलो वहाँ, वो मजबूर हो जाते हैं। जो मैंने खुद मेरे पर्सनल इसमें आया है, केस में नोटिस में आया है कि वो उनको चलने की इजाज़त नहीं देते। ऐसे में क्या करते हैं आप, कैसे ये मामला देखते हैं? ऐसे मामला रोज़ में आफिस में आ जाते हैं। सी दे आर वर्किंग वेयर दे नीड टू वर्क इन टेंडम, दे आर वर्किंग एट क्रॉस विथ ईच अदर। मिनी बस वाला नहीं चाहता है कि ऑटो चले,
फ्यूल ऑटो चले। फ्यूल ऑटो वाला नहीं चाहता है कि ई रिक्शा चले, ई रिक्शा नहीं चाहता है कि दोनों नहीं चले। ठीक है, दिस इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, हो सकता है कि हम एक एक तो it's not a watertight boundary on this is not possible. To be very honest, मतलब it's absolutely not possible. It's a market model. Okay. Maybe I prefer e-rickshaw against an auto, or somebody prefers auto against an e-rickshaw. Somebody prefers, because of his economic resources, he prefers a bus. So we have to keep everything available in the market. ये लोगों तक है कि वो कौन सा मोड चूज़ करेंगे। ई रिक्शाज को लेके या ऑटोज़ को लेके, बसेस का तो खैर रेगुलेशन हम कर ही रहे हैं, बहुत हद तक किया भी है, कर भी रहे हैं, उनके मेन रूट्स हैं। बट ऑटोज़ और रिक्शा को लेके एक वाटर टाइट बाउंड्री पॉसिबल नहीं है जी, आपका हो गया, आपका हो गया। देयर विल बी ट्रेसपासिंग हियर एंड देयर। हम कितना भी कहें कि लाल चौक में ऑटो नहीं आएगा, लेकिन ऑटो आएगा, इसको पास करना है। तो इसमें ये एडजस्टमेंट ले लाता है, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स जो है ना, ये मार्केट में खुद ही आ जाती हैं। ये जो इश्यूज़ हैं, इरिटेशन इश्यूज़ हैं, ये आते हैं। अब ई रिक्शा वाला नया सेक्टर है, अभी थोड़ा बाकी लोग इनसे इरिटेटेड हैं, वो एब्जॉर्ब करेंगे इनको आहिस्ता आहिस्ता। ये भी बताया गया कि जो ऑटोज़ हम चलाते हैं, फ्यूल ऑटोज़, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई सारे मुलाजमीन हैं। उन्होंने 500 मुलाजमीन बताए कि 500 मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऑटोज़ चलाते हैं। ठीक, आप यूँ माने कि वो उनके लिए एक और काम होता है ऑटो चलाना, ताकि मज़ीद वो पैसा इकट्ठा करें। लेकिन उनका साथ में ये भी कहना था कि ये जो खिलाफ वर्जी होती है, ओवर प्राइसिंग का मामला सामने आता है, उनसे होती है, हमसे नहीं होती। कैसे देख लेते हैं आप इस सब को? क्योंकि ये टसल है, तज़ाद है। इट कुड बी ट्रू मे बी समवेयर। मुलाजिम तो नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मुलाजिम नहीं करते, बट कुछ मतलब से कैजुअल लेबरर्स हैं, ठीक है, जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम कर सकते हैं, डेली रेटेड वर्कर्स, वो तो मुलाजिम नहीं हुए ना। आप उनसे 8 घंटा काम लेते हैं, उनको मिनिमम वेजेस की रेट पे आप उनको पैसा दे देते हैं, तो उनका जो ऑफ टाइम है, उस ऑफ टाइम में अगर कोई ऑटो चलाएगा तो इसको कोई कानून रोकता नहीं है। ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट ऐसा हो सकता है। सो ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं उनको बताऊं आप ऑटो मत चलाओ। एज लॉन्ग एज दे कैरी ए वैलिड ऑटो, दे कैरी ए वैलिड लाइसेंस and they work beyond their office time, in fact I would feel happy about it। अगर ऐसा लोग अपना टाइम ऑप्टिमली यूज टाइम करते हैं and they try to earn, I would appreciate it। बट मुझे लगता है गवर्नमेंट मुलाजिम को इतनी फुर्सत नहीं मिलती ऑटो चलाएगा। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कैजुअल लेबर्स वगैरह, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, जिनको मुलाजिम कहते हैं वो उन्हीं को मुलाजिम कहते हैं। तो आरटीओ का पूरी तरह से ये देखना ज़रूरी रहेगा कि ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही है, मीटर्स लगे हुए हैं या नहीं, तो ये काम आप देख सकते हैं, बाकी से ज़्यादा इस मामले में नहीं। देखिए, लोगों को भी बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ना, आरटीओ से या ट्रैफिक से या किसी भी सरकारी एजेंसी से। लोगों की जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, दे कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट। मतलब गवर्नमेंट का क्या काम है ऑटो फेयर को लेके, मैं बताऊं, गवर्नमेंट का काम है रेट मुकर्रर कर दिया जी, ठीक है, रेट मुकर्रर कर दिया। नाउ इट इज़ फॉर यू एज अ कम्यूटर। आई डोंट नो, मेरे को 100 रुपये बनता है इस ट्रिप के लिए, मैं 150 रुपये क्यों दूँ? तो जब तक ना आप उसको बताएंगे नहीं जी 100 रुपये रेट है, आप 150 कैसे लेंगे, तो उसको तो आदत हो जाएगी, आज 150 मांगता है, कल 200 मांगेगा। तो कुछ लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों की जिम्मेदारियों को, उनको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटना चाहिए। हाँ, जहाँ कहीं वायलेशन है, हमारी नोटिस में आता है, हम मार्केट चेकिंग में जाते हैं, हमें लगता है कोई वायलेशन है, वी डोंट गिव एनी कंसेशन टू एनीवन। कोई केस हमारे पास आता है, हमारी से कोई कंसेशन नहीं है। तो लेकिन ये बड़े बड़े इश्यूज जो हैं, जिसमें कुछ लोगों का भी रोल है, उनको भी निभाना चाहिए। ऑटो फेयर इज वन। मैंने पीछे एक सजेशन ये भी दिया, किसी ने मुझे बताया था मीटर नहीं लगे, मतलब मीटर लगाना फाइन, मैं समझता हूँ मीटर लगाना इज कंपलसरी, उसके बगैर ऑटो फिटनेस टेस्ट पास ही नहीं करेगा। ऑटो मीटर आप देखेंगे मीटर में लगा हुआ है, अब ये चलाता है नहीं चलाता है, इट्स नॉट पॉसिबल। हर कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर या आरटीओ का इंस्पेक्टर इस ऑटो में बैठे, एक ऑटो में बैठेगा, चेक करेगा मीटर है, फिर वो भी 24/7 नहीं पॉसिबल है। कहीं शिकायतें आती हैं मीटर टेम्पर्ड है, कहीं शिकायतें आई मीटर ऑफ था, लेकिन ये सवारी की भी जिम्मेदारी बनती है, उसको बताइए जी मीटर रन करो।
चलाओ। अब मैंने पीछे ये भी कहीं कहीं मीटर हो भी नहीं सकता है, या अगर आपको लगता है टेम्पर्ड है, तो मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था। एसेंशियली फेयर हैज़ टू डू विद द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को लेके फेयर मुकर्रर किया जाता है। आजकल डिस्टेंस मेजर करना गूगल पे कौन सी बात है, आप पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आधा किलोमीटर मार्जिन ऑटो वाले को और दे दीजिए, कोई मसला नहीं, उस हिसाब से फेयर दे दीजिए, उसमें भी इशू नहीं है। उसमें भी कुछ लोग आए जो गरीब वरीब हैं, ठीक है गरीब हैं, अच्छा है, आप अपना फेयर दे दीजिए, उसके अलावा उसको क्या बोलते हैं, शुक्राना भी 100 रुपये दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरा उसके साथ लेना देना नहीं है। जो मुकर्रर रेट है वो मुकर्रर रेट ले मुकर्रर रेट ही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र जो ही मैंने किया, कई सारे नाज़रीन इस वक्त अलर्ट हुए होंगे, क्योंकि कई सारे इश्यूज इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर हैं। आपने कहा कि जो ऑटोज़ थे ऐसे जिनकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, वो रिजेक्ट किए गए, ठीक, उन्हें चलने की इजाज़त ना दी जाए। इसी तरह से कई ऐसी गाड़ियां हैं जो हम देखते सड़क पर चलती हैं और शायद उनकी वो कंडीशन होती भी नहीं है, सही कंडीशन उनकी होती भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमें सड़कों पर नज़र आती है। इस मामले में क्या कर रहे हैं आप? हर कोई गाड़ी जो सड़क पे चढ़ती है, तो थियोरेटिकली इट हैज़ टू पास द फिटनेस टेस्ट, उसका फिटनेस टेस्ट होता है। लाइफ नॉर्मल गाड़ी की जो है वो 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स, एक्सटेंडेबल बाय 5 ईयर्स, 25 ईयर्स तक जा सकती है। तो कुछ ओल्ड फैशनेड गाड़ियाँ आपके मार्केट में हैं जो बिल्कुल शेबी लगती हैं, ठीक है, क्योंकि अब चूंकि एक नया रेफरेंस पॉइंट जब आ जाता है, आज की डेट में आपको एसी फिटेड गाड़ियां हैं, बिल्कुल सोमो से ज़्यादा कंफर्टेबल मिनी बसेस हैं। व्हेन बोथ आर प्लाइंग ऑन द सेम रूट, आपको लगता है वो शेबी है, ये रोड पे नहीं होना चाहिए, बट जब वो रोड पे है, उसकी लाइफ है, उसके पास परमिट है, उसके पास फिटनेस है। अब एक ये भी है कि तब से यू देखिए कितना कुछ चेंज हो गया। अब जाहिर है तब तो लोग हमने इंसेंटिवाइज किया। सी व्हाट कैन गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट हैज डन, गवर्नमेंट हैज इंसेंटिवाइज्ड, इफ दे वांट टू रिप्लेस देयर ओल्ड व्हीकल्स, हम उनको 5 लाख रुपए की सब्सिडी भी देते हैं। तो लेकिन उसमें भी जब तक ना हमारे पास लोग आए, मतलब हमने इंसेंटिव 5 लाख रुपए गाड़ी पे इंसेंटिव, सब्सिडी जो चेंज करना चाहे, जो चेंज पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई गाड़ी लेना चाहेगा, उसको हम 5 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर हैंडलिंग दिस इशू। तभी तो मैं ये सोच रही थी, मेरा ज़हन ये कह रहा था, जो हमें जिनको हम आम ज़बान में टाटा गाड़ियाँ बोलते हैं, जो सड़कों पे होती हैं, इनकी सीट्स इस कदर तंग होती है, यकीन जाने 2 लोग उसमें फिट नहीं आ जाते, और बड़ी मुश्किल से बैठना पड़ता है उस गाड़ी में। ऊपर से उसमें ओवरलोड वगैरह का मामला वो भी नजर आता है, वो भी उसके साथ भी टैकल करना पड़ता है पूरी गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी ये ख्याल होता है कि क्या ये गाड़ी जो सड़क पर चल रही है, क्या इसकी लाइफ है अभी? थ्योरी में इट इज रोड वर्दी, अब कंफर्टेबल नहीं है ये, बिकॉज अब मैंने बताया हम कंपैरिजन ड्रा करते हैं। मुझे याद है एक बार एक टाइम पे मैं इधर KMD से, it was a matchbox type of a matador, we used to go to जवाहर नगर etc. वो ज़माना था, ज़माना भी बदल जाता है, ज़माने के साथ साथ एडवांसमेंट भी आ जाती है। फ्रॉम लैंडलाइंस वी आर इनटू 5G, हम इस सेक्टर में भी एडवांसमेंट कर रहे हैं, करेंगे। हमारी स्मार्ट सिटी में वी आर एक्सपेक्टिंग, आवर CEO इज़ वर्किंग हार्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटी, कि हम 100 बसेस ला रहे हैं सिटी में, बड़ी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस। तो आई होप इंशाल्लाह वो इस साल आखिर तक वो 100 बसेस आ जाएंगे। मुझे लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत हद तक सुधर जाएगा जी। और अभी चूँकि हम देखते हैं, वैसे तो एक आम शहरी, रूट समझ नहीं आते हमें। कभी हमें लगता है कि इस रूट पे गाड़ी गई, कल तक तो इस रूट पे चल रही थी, आज इसको क्या हुआ अचानक, मुझे कहाँ मिलेगी गाड़ी? तो इस मामले में ज़रा बताएं थोड़ा। मैं मानता हूँ इसमें ये रूट वाला जो इशू है, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्यू लॉन्गर सेगमेंट्स जहाँ ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब गाँव के लोगों को बहुत दिक्कत थी, हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, हमारे अस्पतालों में जो लोग आते हैं गाँव से, उनको बहुत दिक्कत थी। आई ट्राई टू कनेक्ट दीज कॉर्नर्स विद ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, चाहे SMHS हो, आपका सौरा वाला हॉस्पिटल हो, या आपका LD हॉस्पिटल हो, आपका JVC हॉस्पिटल हो। तो आई हैव ट्राइड टू make a bus service available which is running and with a very good feedback, which is running from Hazratbal, from Parimpora, from Chadora, from Harwan। तो वो बसेस चलती हैं अंदर सिटी में। बेसिकली जो है अभी दिक्कत है, आई एक्सेप्ट,
जिन बसेस की आप बात करें वो अक्सर सिटी के अंदर चलती हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ ज़माना, इट्स एन एवोल्यूशन, इट्स नॉट लाइक दिल्ली वाज ऑलवेज दिल्ली और दुबई वाज ऑलवेज ए दुबई काइंड ऑफ ए सिटी। इट्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस। दिल्ली भी कभी कश्मीर जैसे स्टेज से गुजरा होगा। इट्स एन एडवांसमेंट वक्त के साथ साथ होती है। तो आई होप विल कम आउट ऑफ दिस प्रोसेस हो रही है। इसी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक गाड़ी चल रही है रूट पे, अब कहीं पर उसके लिए एक स्टैंड आ जाता है जहाँ पर कई सारे पैसेंजर्स चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो गाड़ी उस एक मखसूस पॉइंट पर इतना वक्त देती है, यूँ माने एक इंसान की 8% लाइफ जो है, पूरी लाइफ में से 8% लाइफ गाड़ियों में सफ़र करते करते ही गुजर जाती है। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं? इसमें डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। मैंने खुसूसी तौर पे आज तक मेरे ऑफिस में जो एनफोर्समेंट का कोई सेपरेट प्रोविज़न नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट की है अपने हायर अप से। मैंने एक मैंने बताया विद इन द वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज मैंने एक इंस्पेक्टर कम्प्लीटली एनफोर्समेंट पे लिया। अभी उसने ज्वाइन भी नहीं किया, आजकल वो ज्वाइन कर लेगा। तो मैं एक अपनी छोटी सी टीम बना दूंगा, तो करने की हम कोशिश करेंगे। और बट मैंने बताया लार्जली ये इशू एड्रेस तब होगा जब हमारे पास वो बड़ी बसेस होंगी, बिकॉज उनके पास बिल्कुल शेड्यूल होगा। दे विल रन आफ्टर शेड्यूल, दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर, दे विल बी रनिंग। बेसिकली हमारे जो पुराने ज़माने के हमारे जो ड्राइवर हैं, इनको साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है। इनको लगता है रुकने में पैसा है, इनको नहीं पता है चलने में पैसा है। ठीक है, जब तक नहीं इनको समझ ये आएगा कि चलने में पैसा है, तब तक हम ये दिक्कतें करेंगे। मैं भी आई एम एट इट, वी विल बी एनफोर्सिंग सम थिंग्स। आई डू एग्री विद यू दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद आवर माइंडसेट, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द माइंडसेट ऑफ आवर ड्राइवर्स। तो आई हैव बिन प्लानिंग, बहुत सारे काम करने हैं। आई बिन प्लानिंग कि इनके साथ एक दिन खुद बैठूं, इन ड्राइवर साहिबान के साथ। ठीक है, इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। तो आई विल बी डूइंग इट सोन इंशाल्लाह। हम भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा हम ज़रूर बने तब। लेकिन एक सवाल मुझे नहीं पता कि इस तरह आप कैसे जवाब देंगे, लेकिन वो हम सब फेस कर रहे हैं, गाड़ियों में जो ओवरलोड का मसला रहता है और फिर हैरेसमेंट के मामला जो सामने आते हैं। चलिए सही है, अब हर एक गाड़ी में ऐसा मामला हम देखते हैं, लेकिन अगर कोई बाशऊर शहरी शिकायत दर्ज करना चाहे इसके खिलाफ, क्या करें, किस तरह से करें? ग्रीवेंस पोर्टल आज तो हर किसी डिपार्टमेंट का, चलो डिपार्टमेंट का नहीं, आज तो गवर्नर साहब खुद अपना ग्रीवेंस पोर्टल रखे हुए हैं। वो ग्रीवेंस 2 दिन में मेरे ऑफिस तक पहुंच जाता है। अभी मुझे किसी ने गवर्नर साहब के साथ शिकायत की थी। एक इलाका है यहाँ हजरत बल से आगे, उसको बोलते हैं पठान कॉलोनी। अच्छा, ठीक है, ऑटो में ई रिक्शा मांगा उन्हें, हमने भेज दिए 1-2। आज ये बहुत मतलब मुझे लगता है ये बहुत ट्रिवियल सवाल है आजकल। ग्रीवेंस कैसे करें? आज आईटी का दौर है, सोशल मीडिया है, तो लोग कर सकते कुछ नहीं है तो मेरे ऑफिस तक आ जाए, पहुंच जाती है जी, पहुंच जाती है। हमने मेरे ऑफिशियल पेज को मैं फ्रीक्वेंटली चेक करता हूँ दूसरे तीसरे दिन कोई। हाँ, अलबत्ता मैं एक चीज़ कंसीड करना चाहता हूँ यहाँ कि अक्सर मुझे जो आता है, मुझे बताते हैं जी इस माले से उस माले तक गाड़ी क्यों नहीं चलती है। ठीक है, ए से बी तक क्यों नहीं चलती है, फिर बी से सी तक क्यों नहीं चलती है, ए से सी तक क्यों नहीं, डायरेक्ट सर्विस भी एक है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर पंचायत से दूसरी पंचायत बस सर्विस चलेगी या सोमो सर्विस चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करें हम श्रीनगर से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक एक बस रखें, और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरी बस में वो बाकी जो उसके इलाका जात हैं आसपास, वहाँ बस सर्विस हो। अब मुझे शिकायतें आती हैं जी हंदवाड़ा से ऊपर एक गांव है, उधर से श्रीनगर क्यों नहीं बस सर्विस है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, हमारे पास इतनी बसेस नहीं है, ना ही वो प्रूडेंसी है। तो उस तरह की शिकायतें बहुत आती हैं कि जी हमें बस सर्विस चाहिए। तो मैं आपके ज़रिए से लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ना ही फिजिबल है, ना ही प्रूडेंट है, ना ही मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं हर एक स्टेशन को लाल चौक से गाड़ी दे दूँ। अब लाल चौक से आपकी जो गर्ल्स कॉलेज है एमए रोड का, वहाँ से मुझे अक्सर मैसेज करते हैं, फ़ोन भी किए कई बार, जनाब हमें तो चाड़ोरा के उस गांव तक सर्विस अवेलेबल नहीं, हमें एसआरटीसी की बस चाहिए लाल चौक से। फिर कुछ गर्ल्स नीवा साइड के हैं, हमें भी एसआरटीसी की बस चाहिए। कुछ गर्ल्स में भी पांपोर से आते हैं, उनको भी बस सर्विस। अब तो मैं कॉलेज के बाहर हर कोई बस सर्विस नहीं रख सकता हूँ ना, दे विल हैव टू ट्रैवल टू अ पॉइंट जहाँ से उनको बस सर्विस मिले। सो प्लीज़ कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा सोचिए, समझिए, देखिए कि लार्जर गेम में प्रैक्टिकल क्या है।
क्या है? इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक बंदे को सेटिस्फाई करूँ। आने वाले दिनों में जैसा कि आपने जिक्र किया 100 बसेस आ रही हैं जी, इंशाल्लाह। ट्रैफिक में बेहतरी आ सकती है, बेहतरी की उम्मीद है। Natural. See, the development indicator of any city is how much higher percentage of people use the public transport. ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ रिवर्स है, हमारे यहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, so we should concede that we are not at a development stage. That's precisely because शायद आपको क्लास वाला जो है, आप क्लास एक खास क्लास का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मयार का अवेलेबल नहीं है, बट मैंने जैसे बताया आपको, इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, हम ट्रांजिशन में हैं। वी शुड नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द सिस्टम। हर किसी सोसाइटी में एवोल्यूशन होता है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है। बिल्कुल। मेरा ये सवाल था कि जो ये 100 बसेस आ रही है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है इसमें 20 बसेस हम लेडीज स्पेशल कर दें? We can think of that. जो Yes, खवातीन we हैं, should. क्योंकि अक्सर वो मामला दर्ज होते हैं हैरासमेंट वाले, तो क्या मुमकिन I personally, अब मैं आपको, I don't know whether we should. Personally, I'm not a votary of a separate kind of a system. No, Okay. ठीक है. But I would be votary for reservation of seats. That's already, there is already an order. It's a standing order and there is a matter of enforcement. अब जाइए, मैं मेट्रो में जाता हूँ, अभी मेरा विंटर ही पूरा ऑलमोस्ट दिल्ली में गुजरा, तो मेट्रो में जाते हैं, आपको ऊपर सीट पे लगा होता है रिजर्व फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीजन। इंसान 10 बार सोचता है क्या मुझे बैठना चाहिए, हाँ अभी टाइम है मेरा बैठने का, कोई सवारी नहीं है। जैसे मैं बैठा, उधर से लेडी आती है, बंदा खड़ा हो जाता है। अगर बंदा खड़ा नहीं होगा, वो लेडी उसको बोलती है खड़ा हो जा। तो मुझे लगता है वो एटीट्यूडल चेंज लाने की ज़रूरत है। तो आई एम नॉट ए वोटरी ऑफ ए सेपरेट काइंड ऑफ अ बसेस, नो, अनलेस इट इज़ ऑफ मतलब इट्स ऑफ ए डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस, या किसी कॉलेज के लिए मखसूस सर्विस है या है, उसके लिए तो ठीक है। बट जनरली आई एम नॉट किया मर्दों की बसेस अलग चलें। हमारा सोसाइटी का मयार अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उतना नहीं गिरा है कि जितना हम इससे घबराहट फैलाएंगे। अल्लाह बेहतर करे मामलात, और जो मामलात सुनने को मिलते हैं अल्लाह पाक उन मामलात में बेहतरी लाए। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि शाम को यूँ माने, विंटर्स में ज़्यादा, अभी तो नहीं, लेकिन विंटर्स में हम इस तरह के मामलात हम अक्सर सुनते हैं कि 6 के 5 बजे ही गाड़ियाँ सड़कों पर नजर ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता इनको कौन खा गया। स्टार्टिंग क्या है? मैं आपको बता दूं इकरा जी, मैं कल एग्जैक्टली 9:15 बजे आपके लाल चौक से गुजर रहा था, एंड देयर वाज ट्रैफिक जैम, एंड आई वाज सो हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। कहिए, प्राइवेट गाड़ियाँ तो नहीं थी? प्राइवेट गाड़ियाँ ही थी, बट हैप्पी अबाउट दैट, एटलीस्ट शाम को लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। विंटर हमारा डल रहता है। मैंने तब भी किसी ने मैं सवाल कहा था, मैंने कहा अभी विंटर है, बाहर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह बाहर आ गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। विंटर में इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों का वो सेल्फ इम्पोज्ड भी होता है। विंटर में कोई 5 बजे के ज़्यादा बाहर रहने की नहीं चाहत नहीं रखता है। There are natural processes. मेरे तरह भी कुछ लोग होते हैं जो शायद 6 साढ़े 6 बजे तक should be काम करते हैं। we will be inshallah will be putting in a system at least essential चीज़ें जो हैं वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक ज़माना था जब मैंने सुना था कि ड्राइवर हजरात चाहे वो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हों, गवर्नमेंट बसें चलाते हों या प्राइवेट, कंडक्टर एज वेल एज ड्राइवर, उन दोनों को यूनिफॉर्म होना लाजमी है। हाँ। अब तो वो नज़र नहीं आती है। था पहले बहुत ज़्यादा उस पर सख्ती से काम लिया जा रहा था, और ये भी कहा गया था स्टूडेंट्स जो है बिलखुसूस उन्हें हाफ रेट ही उनसे तलब की जाए। लेकिन फिर रफ्ता वो भी नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ गया? पहले सवाल पे मैं आ जाऊँ, यूनिफॉर्म की बात है। चलो यूनिफॉर्म को दूर की बात है, मैंने आपको सामने परसों मिसाल दी, यहाँ ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, यूनिफॉर्म इज़ ए सेकेंडरी थिंग, ठीक है। यहाँ कंडक्टर को भी लाइसेंस की ज़रूरत है। आप अगर हम ग्राउंड में जाएंगे, आपके साथ कभी जाएंगे, देखते हैं कितने परसेंटेज ऑफ कंडक्टर्स के पास लाइसेंस भी है। लाइसेंस कंडक्टर के पास, कंडक्टर हैज़ टू बी अ लाइसेंस, एंड दे आर, बट देयर आर एब्रेशंस नहीं है। तो वर्दी की भी है, वर्दी की भी रिक्वायरमेंट है। इवन टिकेटिंग इज मैंडेटरी इन द रूल्स। आई हैव बीन गोइंग थ्रू दीज J&K मोटर व्हीकल रूल्स। आई थिंक दे आर सो ब्रिलियंटली क्राफ्टेड, लिखे गए हैं एक आइडियलिज्म के पर्सपेक्टिव से। मैंने कहा वही, वी आर ए सोसाइटी इन एवोल्यूशन।
सब चीज़ें हो जाएंगी। हम अब प्रायोरिटीज़ हमने शिफ्ट करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, फिर इंशाल्लाह वर्दी पे भी फोकस करेंगे। पहले मैंने बताया उनको एटीट्यूडनल शिफ्ट लाना, पहले उनको बताना है कि चलने में पैसा है, रुकने में पैसा नहीं है। अब गाड़ी भरो मत पहले, फिर अगले वाली सवारी चढ़ेगी कहाँ, तभी तो ये मेस में फंस गए हैं ना। देर कॉट इन ए विशियस सर्कल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई हैव बीन ट्राइंग टू एजुकेट देम, देयर यूनियन लीडर्स, बट while they have been forthcoming in so many issues, but वो अभी उस सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं अभी तक। ये सब इश्यूज़ हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा था फेयर का, जो फेयर, ठीक है, हाँ, वो दैट ऑर्डर स्टैंड्स, वो ऑर्डर। अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट को अपने घर से अपने कॉलेज तक 50% फीस है। एक कोई स्पेशल एबल्ड या चैलेंज्ड बंदा है उसको भी है, विडो वार विडोज़ को है, जो आपका डेफ ब्लाइंड हो, उस तरह से हैंडीकैप है किसी का, उनके लिए है, उनके लिए सीटें भी रिजर्व्ड हैं। वो प्रोविजंस हैं और आपको करना चाहिए, वो चाहे गवर्नमेंट बसेस हो या प्राइवेट, किसी भी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। बिल्कुल, मैंने वही बताया कि कुछ राइट्स जो हैं असर्ट करने चाहिए। हाँ, कहीं शिकायत है इन राइटिंग मेरे पास भेजें, ड्राइवर का नंबर भेजें, ड्राइवर की गाड़ी का नंबर भेजें, टाइम बताएं कि इस शिफ्ट में कहाँ इसने ज़्यादा चार्ज किया, उसका सबूत रखें और दे दें, हम मेरे पास कंप्लेंट करें। तो हमारे लिए तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम दूर से देखेंगे कहाँ वायलेशन होती है। आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं ज़ाती सवाल रहेगा वो, इसलिए एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर और आप बहसत ऑफिसर, कई सारे इश्यूज आपके सामने, आपके टेबल पर, क्या करेंगे आने वाले दिनों में, कैसे इन मामलात के साथ डील करें, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो आपको हुआ नहीं अभी। नहीं, अब मुझे लगता है लेट हो गया। अब मैं फेब में आया हूँ, फेब मार्च अप्रैल 3 महीने हो गए। देखिए, मैं अभी भी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी डिपार्टमेंट को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम लगता है, मैं सीख रहा हूँ। आई एम एटलीस्ट क्रिएटिंग ए बेंचमार्क। मेरे प्रेडेसेसर्स ने बहुत काम किया है। आई एम वर्किंग ऑन देयर मॉडल्स एट मेनी लेवल्स, where I believe that किसी चीज़ को ट्वीक किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। आई डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई प्रीडेसेसर्स। तो उन्होंने भी बहुत काम किया है। बिल्कुल, काम बहुत ज़्यादा है, मामलात बहुत हैं, अब प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मेरा सबसे अहम यह है कि मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ। जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, एक मेरा प्रायोरिटी एरिया है। आई वुड आइडियली लाइक कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई शिकायत ना आए। शायद मैं उस दिन अपने आप को रेट करूं, ये हाँ कुछ किया, जब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लेके शिकायत नहीं आएगी, जो कभी होने वाला है नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट। उसके अलावा जो है ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इस पर एजुकेशन करनी है। जितना फुटफॉल कम हो मेरे ऑफिस में, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। कुछ प्रोसेसेस सही करने की ज़रूरत है, बेसिक्स जो हमारे रॉन्ग गलत हैं, तो मैं वो सीडिंग करना चाहता हूँ। एटलीस्ट जितने देर मैं हूँ, आई विल बी सीडिंग ऑल दोज प्रोसेसेस, जिससे जो इमारत आगे के लिए बनेगी वो सही बनेगी। उनका रिज़ल्ट शायद मेरे टेन्योर में आए या नहीं आए, आई होप अगले ज़माने में, अगले वक्त में आ जाएगा। शहनवाज बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे मामलात थे जिनको हल कराना, कम से कम जवाब ज़रूरी था उनका, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको एक अच्छा और माकूल जवाब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।